कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाला। मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, हार के लिए विधायक हैं जिम्मेदार। जी हाँ, पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और सारी राजनीतिक पार्टियों ने सेमीफाइनल का रिजल्ट देख करके अब फाइनल की तैयारी करना शुरू कर दिया है। चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरी तमाम पार्टी हो, और ऐसे में सत्ताधारी दल पीछे कैसे रह सकता था। और क्योंकि तब ये जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हरदम हमेशा टॉप पर रहती है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो यही कारण है कि उसने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। और इस कड़ी में सर्वे करने वाली कंपनियों के लोगों से भी राय मशवरा किया जा रहा है कि आखिर कैसे लड़ा जाएगा चुनाव, क्या होगा। तो इस बीच बड़ी बात यह कि जो पंचायत के चुनाव परिणाम है वो पार्टी के मन मुताबिक नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि अब इसकी जड़ तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो मनचाहे परिणाम नहीं आए हैं उसको कैसे डंप किया जाए, उसको कैसे इस तरह से दिखाया जाए कि जिससे उसका फर्क अभी फाइनल में ना पड़े। तो यही कारण है कि पार्टी ने ये तय किया है कि कम से कम 40 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और उन पर यह कहा जाएगा कि उन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे जिन विधायकों के क्षेत्र में पंचायत के चुनाव का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है। उन विधायकों को यह बताया जाएगा कि आपका जो क्षेत्र पे वर्चस्व है वो नहीं है, जिसकी वजह से आपका टिकट काटा जा रहा है, और नए चेहरों को इसमें आजमाया जाएगा। तो 40% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। ये एक केंद्रीय जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने सर्वे की एजेंसियों के जो लोग हैं उनसे भी चर्चा की है, जिसमें यह निकल के आया है कि कम से कम 40% लोगों के टिकट काटे जाएंगे और नए लोगों को इसमें आजमाया जाएगा, जिससे कि सरकार पर कोई आँच ना आए, संगठन पर कोई आँच ना आए और पूरी जिम्मेदारी विधायकों पर डाल दी जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। हमारे साथ में गौरव वाजपेयी जुड़ चुके हैं, माफ करिएगा सुधांशु वाजपेयी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर डी.आर. साहू जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डी.आर. साहू साहब। सीधा रुख करेंगे गौरव जी का। गौरव वाजपेयी जी, गौरव मिश्रा जी क्या कहेंगे? विधायकों के टिकट कटने की बात हो रही, 40% विधायकों के टिकट कटे जाने की बात हो रही है आपके यहाँ। नहीं, देखिए ये तो मंथन का विषय है और 2017 में बहुत बड़ी संख्या में जनता ने आशीर्वाद दिया था और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जीत करके हमारी पार्टी में विधानसभा तक पहुंचे थे। तो ये स्वाभाविक है, उनके ऊपर एक संवैधानिक और नैतिक दोनों जिम्मेदारी बनती है कि हर प्रकार की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो। परंतु यदि कहीं किसी भी विधायक में कोई कमी दिखाई देती है और वहां बदलाव की मांग जनता की तरफ से आती है तो निश्चित रूप से पार्टी उस विषय पर विचार करेगी। लेकिन यह मान लेना कि पंचायत चुनावों के आधार पर ही सिर्फ किसी विधायक का टिकट कट जाएगा, तो ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसके कई सारे पैमाने हैं, उस पैमाने पर, उन कसौटियों पर सभी विधायकों को कसा जाएगा। यदि वो उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो निश्चित रूप से उनका रेपुटेशन होगा और नहीं होते हैं तो वहां बदलाव होगा। ये तो निर्भर करता है जनता की मांग के ऊपर। प्रदीप जी, जनता की मांग पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किस विधायक को दोबारा टिकट दिया जाए कि ना दिया जाए। शशांक जी क्या कहेंगे आप? ये इसमें कोई शक नहीं है कि विधायकों का टिकट काटना तो एक आम बात है, सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटती है 40% विधायकों का, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। हमारे लखीमपुर में 8 विधायक हैं, भाजपा के 7 दूसरे दलों से आए थे। 325 जो इनके लगभग संख्या हो रही है उसमें लगभग 200 से ऊपर तो दूसरे दलों के हैं। और ये एक बड़ा टेस्टेड फार्मूला आ गया है कि सरकारें
एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए वो सारी जिम्मेदारी सरकार अपनी अपने विधायकों पर डालती है। तो ये तो एक बहुत टेस्टेड फार्मूला है, सरकारें कर रही हैं, ये एक चुनावी रणनीति के तौर पर है और जनता का गुस्से को ठंडा करने का एक तरीका है, क्योंकि सरकार, भाजपा की सरकार जान चुकी है कि आज की तारीख में पंचायत में क्यों हारे। पंचायत में ऐसे ऐसे मेरे जो कई मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग थे, जिनको मैं स्वयं मैं कहता हूं अच्छे लोग थे, लेकिन सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी थे इसलिए हार गए। इसलिए भाजपा का सिंबल आज जनता के बीच में एक लाइबिलिटी बन चुका है। वो पहले जो वोट कैचर हुआ करता था, आज वो लाइबिलिटी बन गया है। पंचायत चुनाव ने यह साबित किया है। तो जाहिर सी बात है कि विधायकों को बदले बिना और कोई चारा है भी नहीं भाजपा के पास। जी, बिना विधायकों के बदले और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, सवाल अब विधायकों को बदलने से बहुत ऊपर पहुंच चुका है। ये पीएम और सीएम बदल दें तब शायद कोई काम चल सके, क्योंकि जनता बेहद नाराज है। आज जो पूरे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है, जिसके लिए केवल और केवल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जिन पंचायत चुनाव के परिणामों के बारे में योगी जी को अपने अंदर झांक कर पूछना चाहिए कि जो मिल गए वो ही बहुत हैं, क्योंकि इनको ये गांव-गांव आज जो संक्रमण पहुंच रहा है, जो गांव-गांव में लाशें निकल रही हैं, हर दूसरे घर में लोग बुखार है, बीमार हैं, परेशान हैं, इस सब की जवाबदेही गांव में होने वाली एक एक हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी हठधर्मिता, उनके अहंकार, उनकी असंवेदनशीलता, उनकी निष्ठुरता, उनकी निर्ममता के चलते आज ये गांव-गांव कोरोना फैला है, आज ये गांव-गांव संक्रमण फैला हुआ है। और अगर वो चाहते, जिस तरह लॉकडाउन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस तरह मतगणना करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, अगर उनके अंदर कोई भी संवेदनशीलता होती, इस प्रदेश की जनता से जरा भी मोह और ममता होती, स्नेह होता, तो वो पंचायत चुनाव को टाल देते। क्योंकि सरकार को ये बखूबी मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के पास जिलों के स्तर पर न कोविड से निपटने का कोई भी उपाय नहीं है, न पर्याप्त कोविड हॉस्पिटल्स हैं, न ऑक्सीजन है, न एम्बुलेंस है, कोई भी संसाधन नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे ग्रामीण उत्तर प्रदेश को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। इसके लिए केवल और केवल और पूरे देश में चुनावों के माध्यम से भाजपा ने इस पूरे देश को कोरोना में ढकेलने का काम किया है। हिंदुस्तान में कोरोना से मौतें नहीं हो रही, हिंदुस्तान में मौतें हो रही हैं कोरोना के प्रबंधन से, जिसकी सीधी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी के नाम है, स्वास्थ्य मंत्री के नाम है। जब इस देश को संभालना था, जब कोरोना को लेकर प्रबंधन करना था, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी थी, तब वो चुनाव खेल रहे थे। जनता ये देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी। हम जोर देकर कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक एक सांस जो ऑक्सीजन के बिना मर रही है, एम्बुलेंस के बिना मर रही है, जो कुप्रबंधन के चलते मर रही है, इस एक एक मौत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम है। इसलिए विधायकों के जिम्मे सर फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, स्वाभाविक तौर पर पीएम और सीएम बदल पाए तो बताएं। आपका समय समाप्त हो गया है, दोबारा से आपके पास आएंगे। प्रोफेसर डी आर साहू जी का रुख करते हैं। प्रोफेसर डी आर साहू, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है कि विधायकों के तो टिकट कटते हैं। अब अगर ये खबर आ रही है कि 40% विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे और पंचायत चुनाव के ना जीतने की जिम्मेदारी उन पर मढ़ दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है इससे लोगों का गुस्सा कम होगा? देखिए, आज की जो डिबेट है वो पंचायत चुनाव की रिजल्ट से संबंधित और उसके आधार पर 2022 चुनाव की तैयारी के लिए जो की तैयारी की बात करते हैं ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पंचायत की चुनाव के परिणाम आए, उस परिणाम के आधार पे देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल जोर जोर से दिनों से ये प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे राजनीतिक दल सीधे आते हैं और उसमें शामिल होते हैं और समर्थन भी करते हैं। और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो अच्छे में आते हैं। और इस बार भी हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो लोग आए और एक वोट
मिला, किसी पार्टी से नहीं मिला, वो बात अलग। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक ट्रेंड जो है, ये मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव की अच्छे ट्रेंड, एक बेहतर स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो डिपेंडेंट कैंडिडेट्स के आना, इसकी मतलब कहीं ना कहीं कि व्यक्तिगत पंचायत चुनाव में व्यक्ति विशेष को ही आपकी माना जाता है और उस पंचायत के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए माना जाता है। तो इसमें दलों की जो भूमिका, चाहे वो भाजपा हिस्से में रहे, दूसरे में रहे, बात में नहीं करता, लेकिन बात यह है कि 2022 चुनाव होने वाला है, तो इसलिए ये एक तरह से ट्रेलर है, एक तरह से पूर्व तैयारी के रूप में घोषणा के आधार पर देखा जा सकता है। लेकिन पिछले बार 2017 में बिना योगी या मुख्यमंत्री के नाम के बिना पेश के भाजपा ने इतने वोट, इतने सीधे लाए, इसके पीछे कारण था नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो या उनके संगठन की बात। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब 2017 में वो सारे आए, अब उनको 2022 में मोदी जी की जो कार्य है और कार्यशैली है, उनकी जो विकास की कार्यक्रम है, उसके साथ कोविड की तैयारी और उसमें पंचायतों में घटनाएं हैं, ये बात सही है। आपदा में कोई भी राजनीतिक दल सरकार में होते तो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब है। जहाँ पे 10 लोगों की व्यवस्था है, वहाँ पे 100 लोग आ जाएंगे, कुछ कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहने की मतलब यह है कि इस तरह की जो एक आपदा जो है, एक तरह से राजनीतिक दल और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो। दूसरी बात है कि पंचायत चुनाव में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आना और उसके साथ साथ तीसरे स्थान में रहना, उस तरह की बातें हैं, ये बड़ी चिंता की विषय है। और उसमें केवल राजनीतिक दल के रूप में केवल सत्ता को हासिल करने के लिए इलेक्शन ही केवल एक स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन एक कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम के रूप में आना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे तो अपने आप आपका रिजल्ट अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया में ये जो एक इलेक्शन को कैसे जीता जाए, उसकी स्ट्रैटेजी को केवल आगे रखा जाए, इसको काटा जाए, इतने वोट काटा जाए, इतने एमएलए को काट दिया जाए, इससे बेहतर होगा कि अभी भी समय है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनके लिए बहुत बड़ी और जो सत्ता में नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी अवसर है। तो इसमें केवल काम करना है कि विकास के कार्यक्रम में कितनी सहभागिता ले सकते और इस तरह की जो आपदा में कितनी आप मदद कर सकते हैं, और अपनी सांगठनिक ढांचा के आधार पर समाज में जो भी मदद हो सकता है समाज को समुदाय दे सकते हैं। ये एक बात है जिसमें जैसे कि हमने देखा केरला में कि केवल जो लोगों का आकलन है कि केवल कोविड मैनेजमेंट की वजह से जो एलडीएफ है शायद सत्ता में आया। तो मेरा ये मानना है 2022 की चुनाव एक भाजपा के लिए बहुत चुनौती है, चैलेंज है। और जो समाजवादी पार्टी और जो भी कांग्रेस पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, बहुत बड़ा अवसर। और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेके हम ये आकलन करने बैठे कि चुनाव में 2022 में क्या होगा, वो भी एक अलग। इसलिए लोकसभा और जो विधानसभा और एक पंचायत, ये तीनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सारे के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आएंगे आपके पास में। गौरव मिश्रा जी, आपका रुख करते हैं। ये बात ठीक है कि सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, पंचायत के चुनाव लोकल बॉडीज की तरह होते हैं और वहां पर लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, और इस समय कोरोना काल भी काफी हावी है, जिसकी वजह से शायद आप वो अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाए जो परिणाम आपको मिलने चाहिए थे। क्या यही कारण है? देखिए, स्वाभाविक है कि ये जो कालखंड पूरे विश्व के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बहुत चुनौतीपूर्ण भरा है। और जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई हैं, और निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि गलत प्रबंधन के कारण बहुत सारे लोग सफर भी हुए हैं, और जिसको हमारी सरकार ने और हमारे प्रशासन ने बहुत तेज गति से आज पटरी पर लाने में कामयाबी हासिल की है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे महामारी की जो सेकेंड वेव है उसके आउटब्रस्ट को कंट्रोल किया है, ये हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े पैमाने पर मौतों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। जिस तरह से वैक्सीनेशन हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया। गौरव जी, बात बिल्कुल आपकी सही है। WHO ने भी आज आपकी तारीफ किया है कि जिस तरह से टेस्टिंग का काम गांव में चल रहा है वो काबिल तारीफ है, WHO ने किया। लेकिन उसके बावजूद पंचायत चुनाव के परिणाम आपके फेवर में नहीं आए, और अब क्योंकि 2022 का चुनाव होना है तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। ऐसे में ये जिम्मेदारी विधायकों पर डाली जा रही है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनका टिकट काट दिया जाएगा। टिकट
पंचायत के चुनाव के परिणाम के आधार पर दिया जाएगा? देखिए, पंचायत के चुनाव के जो परिणाम हैं वो बेशक विपक्ष जो है अपनी पीठ थपथपा ले, अपने लिए 2022 में उम्मीदें खोज ले, ये उनके ऊपर है, परंतु जो परिणाम है उससे हम संतुष्ट हैं। और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय जीते हैं उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो गौरव मिश्रा जी किया था, जितने निर्दलीय जीते हैं करीब 1200, गौरव मिश्रा जी जितने निर्दलीय जीते हैं 1150 करीब, उन पर सारी पार्टियां अपना अधिकार बता रही हैं। हाँ, मैं वही पूरा कर रहा हूँ प्रदीप जी, वही बात मैं पूरा कर रहा था। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे, ब्लॉक के चीफ के चुनाव होंगे, उसमें चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किनके पक्ष में ज्यादा लोग हैं, किनके पक्ष में कम लोग चुन करके आए। गौरव जी नेतृत्व में ये बता रहे हैं कि ये खरीदने के हुनर में माहिर हैं, जैसे विधायक खरीदते रहे हैं वैसे जिला पंचायत के लिए भी खरीद लेंगे, लेकिन ये वैक्सीन और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं खरीद पाते, बस चुनावी खेल जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त बस मालूम। हाँ बिल्कुल, विपक्ष के लोग, जब इस देश की विपक्षी पार्टियां अपने मंत्रियों और विधायकों के पास बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर जैसे जीवन नहीं, राजीव प्रताप रूडी किस पार्टी के सांसद हैं? तो देवेंद्र फडणवीस जो रेमडेसिविर के बारे में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन सारण जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो नहीं वो 50 एम्बुलेंस किसके घर पे मिली बताइए ना, बताइए। देवेंद्र फडणवीस किसके लिए गए थे? रेमडेसिविर के कालाबाजारी करने वालों के। पूरे देश में कालाबाजारी करने वाले केवल और केवल भाजपा के लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कहने पर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं। और शर्म आपको ये आनी चाहिए, आपके केंद्रीय मंत्री, आपके सांसद और विदेशी दूतावास तक कांग्रेस के नेताओं से मदद मांगता है। श्रीनिवास, अच्छा ये बताइए, केंद्रीय मंत्री जब आप लोग सरकार में थे तो इससे ज्यादा केंद्रीय मंत्री पीके सिंह ने श्रीनिवास जी से मदद मांगी है, न मांगी? भाजपा सांसद हंसराज मीणा ने श्रीनिवास जी से, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से मदद मांगी कि नहीं मांगी? न्यूजीलैंड दूतावास ने कांग्रेस से मदद मांगी कि ना मांगी? ये साबित करता है कि सरकार फेल हो चुकी है। केवल कालाबाजारी करना, एम्बुलेंस पे लुटेरे, रेमडेसिविर के लुटेरे, और बेशर्मी की हद ये है कि गैर भाजपाई जो भी राज्य हैं उनके साथ ये भाव की नीति अपनाई जा रही है। ये गुमराह करने का काम किया है। ये हेडलाइंस मैनेजमेंट बंद करिए, अपनी पीठ खोलना बंद करिए, जरा सी भी शर्म हो तो अभी भी संवेदनशील हो जाइए, नहीं तो जिस कुर्सी पे जनता लाई है ना उसी गति से आपको उठा के फेंक देगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस अहंकार को छोड़ दीजिए, गौरव जी, बेहतर होगा। अपने सीएम से, अपने पीएम से कहिए ये अहंकार छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये संवेदनशीलता का समय है, सियासत का समय नहीं है। जनता की सेवा, कमीशन खोरी और घोटालेबाजी बंद करें। आज अगर जनता को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, देश में पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, तो उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं जो वैक्सीन में भी कमीशन खोरी कर रहे हैं, वैक्सीन में भी दलाली कर रहे हैं। सुधांशु जी, अच्छा ये बताइए, अच्छा ठीक है, अच्छा आप बस ये बताइए, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर आई है तो ये 7 शहरों में अभी केवल क्यों मिल रही है? योगी जी तो कहते टीका उत्सव मनाएंगे, केवल टीका उत्सव 5 शहरों में। आप ये बताइए, हमारे नेता ने जो सलाहें दी वो आपको सब माननी पड़ी। मनमोहन सिंह ने जितनी सलाह दी, राहुल जी ने जितनी सलाह, पेट के काटने का आपके लोग काम करते हैं। राहुल जी ने ये कहा था, राहुल जी ने ये कहा था कि विदेशी साड़ी। सवाल पूछने, ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि कोरोना पर डिबेट आज नहीं हो रही, आज हम विधानसभा चुनाव पर डिबेट कर रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि कहा यह जा रहा है कि विधायकों को तो छूट दी गई नहीं, और ऐसे में विधायकों पर दोष मढ़ना कि उनकी वजह से चुनाव पंचायत में अपेक्षित परिणाम नहीं आए, ये कितना उचित होगा? देखिए, जहां भी हमारे कैंडिडेट हारे हैं वो एक समीक्षा का विषय है, उसमें सिर्फ विधायकों तक ही सीमित कर देना ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से उसमें हमारा संगठन भी इन्वॉल्व है, टिकट देने की प्रक्रिया भी इन्वॉल्व है, और उसमें विधायक का एक मेजर रोल है
विधायक निश्चित रूप से सबसे जिम्मेदार व्यक्ति उस क्षेत्र के हैं, तो जवाबदेही भी उनकी तय होगी। और पहली बार हमारी पार्टी ने अधिकृत सूची जारी की थी प्रत्याशियों की, तो निश्चित रूप से जहां भी हमारी पार्टी, ऐसा नहीं हमारा परिणाम संतोषजनक परिणाम है, ऐसा नहीं कि हम इस परिणाम से हम बिल्कुल संतोषजनक परिणाम है। लेकिन आप गौरव मिश्रा जी, मैं कह रहा हूं जब सरकार होती है जिसकी, उसके ज्यादातर पंचायत के लोग जीत करके आते हैं, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे इसके पहले आपकी सरकार रही हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। आप देखिए ना 2014 में सबसे ज्यादा सपा के कैंडिडेट ही जीत के आए थे। क्या बात हुई कि आपकी सरकार रहते हुए भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले? देखिए, इससे एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि हमारी पार्टी सत्ता में होते हुए भी किसी प्रकार का मैनिपुलेशन चुनावों में नहीं करती है। वो बंगाल में भी साबित हो गया, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में भी साबित हो गया, क्योंकि विपक्षी दल सपा जैसे, बसपा जैसे पार्टियां पंचायत चुनावों को अपने झंडे, डंडे और गुंडों के बल पर, प्रशासन के बल पर जीत लिया करती थी। भारतीय जनता पार्टी उस संस्कृति, उस संस्कारों की पार्टी नहीं है, इसीलिए आपको निष्पक्ष परिणाम ये दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा परिणाम कुछ और होते। लेकिन एक बात और विश्वास के साथ हम कहना चाहेंगे, पुराने परिणामों को आप देख लीजिए। किसी भी चुनाव को अगर भारतीय जनता पार्टी फूलपुर का चुनाव हारी थी, गोरखपुर का मध्यावधि चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद के परिणाम क्या निकले? जनता ने आशीर्वाद और स्नेह किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये मुगालफे में रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है, परंतु ये समीक्षा का विषय है। ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए समीक्षा का विषय है, और हमारी पार्टी समीक्षा करेगी, संगठन समीक्षा करेगा, और उसके आधार पर हम 2022 के चुनावों में जाएंगे। 2022 का चुनाव एक अलग प्रकृति का चुनाव है, अलग बिल्कुल ठीक बात का चुनाव है, और उसका नेचर भी अलग होगा, उसकी जवाबदेही भी अलग होगी। बिल्कुल। शशांक जी, गौरव मिश्रा जी का आरोप है कि आपकी पार्टी लाठी डंडों से चुनाव जीत लेती थी, इसलिए जब आपकी सरकार थी तो पंचायत के चुनाव आसानी से आपने जीत लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराती है, फिर चाहे वो चुनाव जीते चाहे हारे। यहाँ तक कि गोरखपुर में चुनाव हारे, फूलपुर में चुनाव हार गए। जी जी जी, अभी एक ही नाम ले रहा हूं मैं, पीलीभीत के बुद्धसेन वर्मा, जो हमारे वहां पर चेयरमैन के प्रत्याशी घोषित थे कि यही चेयरमैन ही लड़ेंगे। सर्टिफिकेट देने के बाद 2 दिन बाद उनका सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया, जीते हुए। मेरे लखीमपुर में 160 वोट से समाजवादी पार्टी का बालकृष्ण यादव जीता हुआ था, उसको रात में कहा कि सुबह तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। अनाउंस करने के बाद उसको जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जोड़ दिया गया। हम लोग की पार्टी के अंदर लगभग 80 से 82 नाम ऐसे हैं कि जहां पर इन्होंने धांधली करी है, तब भी इतनी बेईमानी करने के बाद हमारे जनपद में 72 में से केवल 6 सीटें जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 2 हम लोग का आरोप है कि गलत तरीके से जीती। खैर उसको छोड़िए, हम तो कह रहे हैं गौरव भाई बड़े बहुत ही संतुलित भाषा बोलते हैं, लेकिन उतने संतुलन में भी जो भाषा है वो अहंकार की भाषा है। ये भाषा जारी रहे, हमें कुछ नहीं कहना है। वो जो भाषा बोल रहे हैं यही बोलते रहे, जनता के लिए इतना ही पर्याप्त है। खाली इतना कहते रहे कि हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत बढ़िया प्रबंधन किया है, दूसरी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, ये यही कहते रहे, जनता को उसका संदेश मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वर्बल बहस से कोई फायदा नहीं है। जो हकीकत है, एक तथ्य खाली प्रदीप जी, केवल एक तथ्य चाहूंगा गौतम जी जरूर इसे जवाब दें। जून 2020 में ड्रास्टिक मैनेजमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि वैक्सीन हम खरीदेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की पावर खत्म कर दी गई थी। उसके बाद केवल 6.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने एक्सपोर्ट भी कर दिए। अब जाके राज्यों से कहा कि अब आप खरीदिए। आपने केवल एक साल के एक मिनट, हम रोज वैक्सीन पर डिबेट कर रहे हैं, हम रोज जी कोरोना पर डिबेट कर रहे हैं, आज थोड़ा सा अलग हट के बहस कर रहे हैं इस पे जी। तो आज हम उस विषय को थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं। तो सिंपल ये जान लीजिए, अगर कोरोना पे नहीं आप पंचायत पे आ रहे हो, विधायकों पे आ रहे हो, तो देहात के अंदर जो गंगा में लाशें मिल रही हैं वो कहानी कह रही है कि कितना, किस रूप से देहात में किस स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है शशांक जी, उस पर हम लोगों ने काफी बहस कर लिया। सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु वाजपेयी जी, विधायकों का टिकट काटना ये तो आम बात है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। बसपा ने भी 20% टिकट काटे थे लोगों के, 40% टिकट काटे थे, मंत्रियों को हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सरकार रिपीट नहीं हुई थी। आपको क्या लगता है कि विधायकों के टिकट काट देने से आम जनता का गुस्सा समाप्त हो जाएगा? प्रदीप जी, आपने पूरी बात कही दी कि ये चाहे विधायकों के टिकट काट लें
और चाहे जितना गाल बजा ले, लेकिन जनता इनकी हकीकत जान चुकी है, इनकी असलियत समझ चुकी है और जनता इनके अब झांसे में आने वाली नहीं। ये निष्पक्ष, वो एक कहावत है ना कि रपट पड़े तो हर गंगा। अब जब सीटें कम आई तो बता रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बीजेपी से ज्यादा बेईमान कौन है और इस बेईमानी का सबूत अभी शशांक जी ने तो दिया ही, हम भी कहें तो दो चार गिना दें कि किस तरह जहां जहां 2 नंबर पे, नहीं हम प्रदीप जी, लिटरली जहां जहां भाजपा 2 नंबर पे थी, यानी 100, 200, 500 वोटों से जहां भी भाजपा दूसरे नंबर पे थी, आप सर्वे करवा लीजिए और मैं आपको टेलीविजन पे पूरे मतलब जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उन 99% सीटों पर भाजपा ने बेईमानी कर अपनी सीट दिलाई है। अगर वहां भाजपा के लोगों को सुन लीजिए जी, अगर 99% सीटों पर बेईमानी की है तो फिर उनको सीटें कम क्यों मिली? ऐसे में तो उनको पूरी सीटें जीतनी चाहिए। नहीं, वही बात हुई ना प्रदीप जी, इतनी बुरी तरीके से ये इस चुनाव में धुल चुके थे कि बेईमानी करने के बाद इतनी सीटें मिली, और अगर बेईमानी न करते तो शायद मुंह दिखाने लायक नहीं होती। जनता ने इनको, इनकी असलियत जान चुकी है, पंचायत चुनाव में ही इनको सबक सिखा दिया है। अगर अभी भी ये जिस भाषा में बोल रहे हैं, जो आत्ममुग्धता है ये कि हम सब ठीक कर दे रहे हैं, हम सब कर ले रहे हैं, एक तरफ लाशों का अंबार लगा है, लाशों की मीनार पर खड़े होकर ये हुंकारी भर रहे हैं कि हमने सब ठीक कर दिया। ये जो आत्ममुग्धता है, ये तय है कि इनको डुबाए। जी ब्रेक का वक्त तो चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही मौजूद चर्चा चल रही है कि आखिर जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 40% विधायकों पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी जिनके क्षेत्र के परिणाम अच्छे से नहीं आए। सवाल यही है कि क्या ऐसा करने से लोगों का गुस्सा समाप्त हो जाएगा? हम डीआर साहू के पास में चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के
बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम डीआर साहू साहब का रुख करेंगे। डीआर साहू साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सीधा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विधायकों के टिकट काटने की बात चल रही है, क्या विधायकों का टिकट काटने से नाराजगी लोगों की दूर हो जाएगी, आपको लगता है? देखिए, टिकट काटने की, जैसे कि आपने तो ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि समाज पार्टी ने इस तरह किया, लेकिन 2007, 2012 और 2017 के बाद 2022 की यदि हम बात करें, सभी चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव इस बार 2022 का चुनाव है वो एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा और उस चुनाव में केवल विकास और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो कार्य है उस कार्य की प्रगति को लेके जो आकलन और साथ ही साथ जो नेतृत्व है और उसके आधार पे इस जो इलेक्शन है वो बेसिस रहेगा। और खासतौर पे 2022 में यदि भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करना होगा तो उसपे उसको ये कोविड जो है, इस तरह की जो आपदाएं की मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट हो, इस तरह की बात होती है। लेकिन ये कि चुनाव में एमएलए की टिकट काटने से हमको लगता नहीं कि इसके आधार पे कोई इसका नतीजा लगा। नहीं, कम से कम ये तो कहा जा सकता है ना मतदाताओं से कि भाई देखिए ये विधायक थे जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, हमने उनके टिकट काट दिए। ये सिंपैथी वोट तो लिए जा सकते हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव भी मेरे को जैसे लगता है कि कभी कभी ये जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है एक तरह से तृणमूल स्तर की जो चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए वो एक सेंट्रलाइज तरीके से हो। इसकी वजह से टिकट काटना, टिकट देना और उसमें लोकल सिचुएशंस को देखते हुए टिकट देना, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे कितना प्रासंगिक होगा ये देखने वाली बात है। अभी तो एक आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रैटेजी की तरह से जो 40% जो काटने की बात है, हमको लगता नहीं इसका कोई असर और या कोई प्रभाव दिखेगा। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक रूप में एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई हम लोगों ने नया चेहरा लाए और जो लोगों ने काम नहीं किया उसके बारे में बात, बट मेरा हिसाब से ये कोई इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सवाल ये है साहू साहब कि चाहे सपा की सरकार रही हो या उसके पहले हम बसपा की सरकार बने, बसपा की सरकार में भी कम से कम 10 मंत्रियों के टिकट काटे गए थे और तमाम विधायकों के टिकट काटे गए थे, उसके बाद भी सरकार नहीं बनी। तो क्या इसको नजीर माना जाए इस बात के लिए? देखिए, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि उसको नजीर तो माना नहीं जा सकता है। ये है कि 2022 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वापस आने का जो प्रक्रिया है और रिपीट करने की जो प्रक्रिया है उसकी असेसमेंट की यदि हम बात करें तो बहुत सारे अभी भी साल भर है और उसपे प्रतिपक्ष या विपक्ष में जो सरकार के लोग खेलना चाहते हैं उनके पास भी अवसर है और सरकार के पास भी एक अवसर है कि हम उसको बेहतर कर पाए। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो पहल है वो बहुत प्रयास करते हैं और उस प्रयास के साथ साथ सफल होंगे, असफल होंगे, और जो विपक्ष में है या जो सत्ता में नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की क्या रणनीति होगी ये आने वाले समय की बात करेंगे। हो सकता है कि ये लोग इकट्ठा लड़ सकते हैं या हो सकता है कि ये लोग अलग अलग लड़े। बिल्कुल ठीक बात, ये ठीक करें आप सर। सवाल ये कि लेकिन ये तो सच बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा टो पर रहती है और एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव के लिए लग जाती है, जबकि दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखे जिसमें हमने देखा कि एक तरह से वो जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बनाम तृणमूल कांग्रेस, और उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने एक तरह से समर्थन ही कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी तरह से मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी यदि होगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक तरह से को बेहतर कर सकते हैं और उसमें जो पार्टी है इनकी यदि मदद मिले या किस तरह से होगा ये अब देखने वाली बात है। कब क्या होगा क्या नहीं हो तो बात बिल्कुल। लेकिन एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे सर कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में सपा और बसपा एक हो गई थी, जबकि ये कहा जा रहा था कि ये असंभव चीज है, 26 साल बाद दोनों लोग एक साथ आए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी
325 विधायक आए थे। तो क्या लगता है कि अभी और इतनी जॉइंट पार्टी है, इसका अभी मुकाबला करना विपक्ष अब इसको अवसर में बदल पाएगा, ये संभव लग रहा है आपको क्या? देखिए, राजनीतिक दलों की जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की है, उसमें कहीं ना कहीं एक जाति बिरादरी सिस्टम, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा 2014 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो भी एक एक्सपेरिमेंट फेलियर, और उसको सभी लोगों ने माना। जो असेसमेंट करते हैं और जो इलेक्शन के बारे में स्ट्रेटेजिस्ट है, उन लोगों का कहना भी है कि एक्सपेरिमेंट गलत। इसी तरह से 2017 का भी एक्सपेरिमेंट गलत था। लेकिन 2022 में यदि एक तरह से समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी रहेगी और इसमें एक स्ट्रेटेजिकली यदि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यदि मतलब ये एक इफ है तो इस तरह से काम हो सकता है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत जबरदस्त दिलचस्प लड़ाई। गौरव जी, सिर्फ 40% विधायकों के टिकट काटने से काम नहीं चलेगा, डीआर साहू साहब कह रहे हैं। नहीं, पहले तो ये तय ही नहीं कि 40% विधायकों के टिकट कट रहे हैं। हो सकता है कि बहुत कम कटे या हो सकता है उससे भी ज्यादा। गौरव मिश्रा जी, मैं आपको खबर बता दूं, आपको जरूर खबर पता होगी। जी एक केंद्रीय पदाधिकारी ने सर्वे करने वाले कंपनी के लोगों से ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हमको 40% ऐसे नए चेहरे चाहिए जो जिताऊ है। नहीं, ये कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, ऐसा नहीं है, ये चर्चा में पहले से भी रहा है। और जो विधायक जीत करके आते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है और जनता उन्हें खोजती है, हर अवसर पर खोजती है, चाहे वो परेशानी का अवसर हो, आपदा का अवसर हो या सुख का अवसर हो। तो जहां पे इस तरह की कमी पाई जाएगी, सर्वे के आधार पर, हमारे पार्टी संगठन के आधार पर वो टिकट बदले जाएंगे। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत ये काम होगा। लेकिन ये कहना कि इतने ही कटेंगे तो मुझे लगता है ये जल्दीबाजी हो जाएगी, इसके लिए इंतजार करना चाहिए। 40% ना कटे, 30% कटे, 50% कटे, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन अनुमानता 40% की बात की जा रही है। गौरव जी, सवाल यह है, आपका संगठन बहुत मजबूत है, कहा जा रहा है कि पन्ना प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और अब तो उनको परमानेंट करने की बात भी चल पड़ी है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन कहाँ चूक हो गई? पन्ना प्रमुख काम नहीं करी आपके, इतना विशाल संगठन, वो कहाँ से चूक हो गई? देखिए, चूक की कोई बात नहीं है। पहली बार हमारी पार्टी अधिकृत तौर पर इन चुनावों में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, और सूची जारी करने में ही बहुत विलंब हो चुका था। यानी कि प्रत्याशियों को जो तैयारी करने का अवसर मिलना चाहिए वो भी पर्याप्त अवसर नहीं था। उसके बावजूद जिस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्म किया है, हमारे प्रत्याशी जीत करके आए हैं, वो बहुत ही उत्साहजनक परिणाम है। और मुझे लगता है कि इन्हें इन चुनावों को, क्या विपक्ष तो सभी उन चुनावों को सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल मानने लगता है और आने वाले चुनाव में रिजल्ट पहले ही सुना देता है। लेकिन 2022 के चुनाव जब आएंगे तो एक बदले स्वरूप में आएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो जनादेश दी है उससे प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को पुनः देगी। क्योंकि जिस तरीके से जमीन पर आपकी 400 के पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जमीन पर हमारे नेता, शीर्ष नेता से लेकर पन्ना प्रमुख तक जमीन पर काम करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हैं, अपराध मुक्त शासन देते हैं, समाज में किसी प्रकार का भय नहीं होता है, ये चीजें काउंट करेंगी। जैसा कि डॉक्टर साहू ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 2022 का चुनाव विकास की कसौटियों पर लड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से जब विकास की कसौटियों पर लड़ा जाएगा तो हमारे पार्टी के पीछे दूर दूर तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं देती। ठीक है, सुधांशु बात करिए, आपके पास आ रहा हूँ कि आपने देखा, गौरव जी कह रहे हैं कि 22 का चुनाव एकदम अलग से होगा, और वो अब की बार तो 300 के पार था, अब की बार 400 के पार जाएंगे। देखिए, दावे करने में क्या जाता है, दावे ये जितनी सीटें नहीं है उससे भी ज्यादा का कर दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। सच्चाई से ये मुंह नहीं छिपा सकते। फिलहाल जो स्थिति है उसके लिए कुछ भी बहाने कर, और मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, ये विधायक बदलने से काम चलने वाला नहीं है। सीएम और पीएम बदलने तो शायद कोई अंतर पड़ सके, जो फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा बात पे जी, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी क्रेडिबिलिटी है देश में, विश्व में, और आप कह रहे हैं कि उनका पीएम बदल दें। प्रदीप जी, विश्व में कितनी क्रेडिबिलिटी है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। आप दुनिया का कोई भी प्रतिष्ठित, WHO ने तारीफ किया उत्तर प्रदेश की। नहीं, गाँव में टेस्टिंग हो रही है। नहीं प्रदीप जी, WHO अब
किस गांव में टेस्टिंग हो रही है हमको तो नहीं मालूम, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं और तमाम गांवों को जानता हूं, वहां कोई टेस्टिंग नहीं हो रही। अब आंकड़ों की बाजीगरी WHO, प्रदीप जी मैं वही बात आप ही की बात कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात अरे मैं आप ही की बात कह रहा हूँ कि आंकड़ों की बाजीगरी कर WHO को कोई डेटा भेज दे। वो WHO तो लखनऊ के उस गांव में नहीं आ रहा है ना जहां पिछले एक हफ्ते में 120 से ज्यादा मौतें हुई उत्तरी लखनऊ के 2 गांवों में। पूर्वांचल में अभी खबर आई है कि 160 से ज्यादा मौतें हुई एक गांव में। तो ये जो मौतें कैसे हो रही हैं, अगर सरकार इतनी ही चुस्त दुरुस्त है, हर जगह मौतें, तो WHO को कुछ भी समझा दें, लेकिन लेसेंट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन टाइम्स पोस्ट है, प्रदीप जी WHO जैसे अब ऐसे नहीं करता। अच्छा ठीक है, टाइम मैगजीन, ठीक है, टाइम मैगजीन भी दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑस्ट्रेलियन टाइम्स और द लेसेंट, दुनिया के जितने प्रतिष्ठित अखबार हैं उन सब ने नरेंद्र मोदी जी को नीरो घोषित कर दिया है। जो लोग मर रहे थे और बांसुरी बजा रहा था, ये भी जब लोग मर रहे थे वहां बंगाल में दीदी और दीदी चिल्ला रहे थे। तो इनकी जितनी क्रेडिबिलिटी थी देश की जनता समझ चुकी है। और आने वाले दौर में एक सवाल ये है, आप क्या हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हारने पर ही खुशियां मनाएंगे या अपनी जीत का कोई फार्मूला भी निकालेंगे? देखिए प्रदीप जी, हर चीज का समय होता है, ये हार और जीत विषय नहीं है कि यूपीए सरकार जब आई थी, ये भी 2 ही बार तो सरकार बनाई है। ये तो बोल रहे थे बोलने वाला पीएम, मजबूत पीएम, अरे वो बोलने वाला पीएम आज उसकी बोलती नहीं सुनाई पड़ रही है। वो बोलने वाला पीएम अपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बोलने वाला पीएम देश की जनता के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं गिना पाता है। और मनमोहन सिंह जी बिना बोले बात करते हैं भाई। अरे प्रदीप जी, एक तरफा संवाद तो हर कोई कर सकता है। आप फिर आपकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी ना। अगर एक तरफे ही संवाद की तो सब कुछ बंद कर देना चाहिए। हालांकि मोदी जी इसी के पक्षधर है कि इस देश में पत्रकारिता और जितनी भी प्रेस संस्थाएं हैं सब खत्म हो जाए, और जो भी आवाज उठाता है उसको ये भाजपा जेल में डाल देती है। बिहार का आज का उदाहरण है, पप्पू यादव जी ने सवाल उठाया कि भाजपा एम्बुलेंस की जमाखोरी क्यों कर रहे हैं, तो जेल भेज दिया गया। तो ये लोग, तो ये कोई उपलब्धि मैं नहीं मानता हूं कि 2 बार कार्यकाल अगर आ गया 2024 में नहीं रहने वाले हैं और इतनी बुरी तरह से जाएंगे कि जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की होगी। प्रदीप जी, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सुधांशु जी इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि सादिया साहू साहब कह रहे हैं कि क्या आप वही रणनीति अपनाएंगे जो वेस्ट बंगाल में अपनाई है, पीछे से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नहीं प्रदीप जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो लोग कह रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी कह लें, ऑफिशियली नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वो विश्लेषण कर सकते हैं, उनका वो व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बैटल डाउन नहीं की बंगाल के अंदर, उसने अपनी पूरा, ठीक है, क्योंकि वो इतना पोलराइज्ड चुनाव था। जनता ने ये सोच लिया था किसी भी तरीके से मोदी जी को बंगाल में नहीं घुसने देना है, और इसके लिए ये जरूरी था कि वो वोट का डिवाइड ना हो, वो ममता की तरफ गए। 77 पर हो गए, घुसे नहीं क्या? नहीं तो हम, और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में अजय कुमार लल्लू जी जैसे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष की सदाकत में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ेगी और पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। पंचायत चुनाव में भी हमने संतुष्टिदायक नतीजे पाए हैं, उनको लेकर हम बिल्कुल निराश नहीं हैं, और भविष्य में भी हम अपने काम के दम पर, इस दौर में जनता देख रही है कौन भाषण दे रहा है लेकिन कौन सेवा कर रहा है। हमने जो सेवा की भाजपा भाषण दे रही, राशन भी दे रही लोगों को। पिछली बार 4 महीने का राशन फ्री दिया था प्रधानमंत्री ने, प्रदीप जी 2 महीने का राशन फ्री दिया है। प्रदीप जी, उस राशन से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए नहीं होने वाला है कि प्रदीप जी जीविका छीन के और कुछ राशन पकड़ा देने से जनता अब समझ गई है। पेट पर लात मार के आप, ये तो वो एक कहावत है, अवधि में मुसरिया मार के गोबर सूंघाना,
भाजपा ठीक उसी तरह, राशन की नीति जो है भाजपा की ठीक उसी तरीके से है। ठीक है जीविका पर लात मार दी है। ठीक है शशांक जी, हालांकि ये थोड़ा जल्दबाजी होगा ये पूछना कि आपकी रणनीति क्या होगी, क्या क्योंकि आप तो सपा कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके, बसपा से भी गठबंधन कर चुके, तो और कैसे पार पाएंगे, कैसे आपदा को अवसर में बदलेंगे, साहू साहब कह रहे हैं। नहीं, आपदा में अवसर भाजपा वाले बदलते हैं, हम लोग आपदा का इस्तेमाल करने वाले। आपके पास अवसर होगा ना, आप इस अवसर को नहीं, पहले मतलब मैं उस फ्रेजियोलॉजी के खिलाफ हूँ कि आपदा में अवसर ढूंढना, ये तो मजबूरी का फायदा उठाना होता है। उस फ्रेजियोलॉजी से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ बात उससे कहूंगा, आपने WHO की बड़ी तारीफ करी है अभी। और WHO ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। नहीं, जब एंकर बोलता है कि WHO ने तारीफ करी यूपी की, तो माना यह जा रहा है कि आप, वरना जरूरत नहीं थी उस आंकड़े की, कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि WHO ही चीन को क्लीन चिट भी दे चुका है, और हमारे यहाँ से भी आपत्ति उठ चुकी है कि WHO की ये क्लीन चिट देना उचित नहीं है, अगर आपको पिछली घटनाएं याद हो तो। इसी और ये भी याद है कि उसने अमेरिका को भी नकारा था, और अमेरिका से उसके इसीलिए डिफरेंसेस भी हुए। और चीन इसीलिए अमेरिका ने उसका फंडिंग भी रोकी थी। WHO तो आज की तारीख में मैनिपुलेटिव है कि जैसे चाहो वैसे मैनिपुलेट कर लो। यूपी में जहां तक जो आपने बात करी चुनाव के, इसमें बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं मैं, कि बंगाल में जिस तरीके से लोगों ने कहा कि मोदी जी के पक्ष में और विपक्ष में एक सीधा ध्रुवीकरण था, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई है। और जो लड़ता हुआ ईमानदारी से दिखाई देगा और भाजपा को हराता हुआ दिखाई देगा, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी की बात कह रहा हूं कि भाजपा ने तो पूरी ताकत पंचायत चुनावों में लगा दी थी, और हमारे सामने दिक्कत थी कि एक एक सीट पर 6-6 और 8-8 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का झंडा लेके लड़ रहे थे, और ये तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी करी है। नहीं, भाजपा, सुन लीजिए प्रदीप जी, मैं गौरव जी से मैं एक बड़ा स्पष्ट बात कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं आपने एक बात कह दी कि गौरव जी कह रहे हैं कि तमाम भाजपा के जीत गए। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि गौरव भाई एक पंचायत क्षेत्र बता दें जहां पर कोई भी बागी प्रत्याशी भाजपा का झंडा लेके चल रहा हो, लेकिन मैं एक नहीं आपको सैकड़ों 400-500 सीटें गिना सकता हूं जहां पे समाजवादी पार्टी का झंडा लेके 6-6 प्रत्याशी निकले थे। इतना टेरर था भाजपा के प्रत्याशी का, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी जो है भाजपा का झंडा लगा ले। हमारे सामने दिक्कत थी, ग्राउंड की रियलिटी ये है कि 6-6 आदमी एक ही सीट पे समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चल रहे थे। तो मेरा यहाँ पर ये नहीं कहना है कि इस पे हमारी कोई बहुत बड़ी योगदान है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जनता का गुस्सा था। मैंने कहा ना कि भाजपा के तमाम अच्छे प्रत्याशी जिनको आप लड़ते हुए कैसे दिखाई देंगे? आप तो ट्विटर पर अखिलेश जी तो नहीं, वो तो अभी लड़ते हुए, हम देखिए लड़ते हुए दिखाई पड़े। हमने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में MLC की सीट पर जो कि शिक्षक ग्रेजुएट की थी वहां पर भाजपा को हराया, गोरखपुर के क्षेत्र में वहां पर हराया, इलाहाबाद में हराया। अगर ये भी आपको लड़ते हुए पढ़े लिखे लड़कों की, पढ़े हुए शिक्षित बेरोजगारों के मैंडेट को भी अगर आप ये नहीं मानते कि हम लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में और इलाहाबाद में जो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और गोरखपुर में निर्दलीय प्रत्याशी जीता है हमारी, जहां पर मदद की गई, उनको अगर आप ये नहीं मानते, कोई बैरोमीटर नहीं मानते, तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो कह रहा हूँ पंचायत ने हमें बढ़ा के दिखा दिया, इसलिए आप इस पर मान लीजिए कि 750 से ऊपर हमारे निकल गया है, इसलिए हम लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है शशांक जी। डियर साहब, उत्तर प्रदेश की सिचुएशन की अगर हम बंगाल से तुलना करें तो बंगाल में तो लेफ्टिस्ट ने और कांग्रेस ने पूरी आपके हिसाब से ही, और बिल्कुल सच बात भी है कि सरेंडर कर दिया और ममता के बगल में खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, लेकिन बसपा जिस तरह से भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है, यहाँ क्या समीकरण बनने वाले आपको दिखाई दे रहे हैं? मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। एक तरह से एक खास बात है कि चुनाव में कहीं पे ताकत भी झोंक दे, लेकिन परिणाम कुछ और आता है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 की जो चुनाव जो होने जा रहा है, उसमें आज अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें आकलन होगा सत्ताधारी पार्टी की कार्यक्रम का और विकास की कार्यक्रम का, जो भी नतीजे है, उन्होंने जो भी काम किया है। और दूसरी बात है 2017 से पहले जो सरकार थे, जो अभी
एक तरह से सबसे आगे है समाजवादी पार्टी। उनकी जो कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ, विज्ञापन में आजकल देख रहा हूँ करीब क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं है, क्योंकि एक तरह से एक उनकी भी विकास के आकलन है। ये सब चीजों को देखते हुए मैं देख रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जहाँ की कांग्रेस की पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी सी नजदीकी या समान दूरी रखने वाले जो संस्कृति है उसमें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस 2017 से लेके 2019 से लेके हम बहुत प्रयास लगा रहे हैं कि ये लोग कुछ करेंगे और कुछ करेंगे और कुछ संगठन मजबूत होगा, कुछ तैयारी हो रही है और उसके साथ साथ जो इसकी जो एक परिणाम होनी चाहिए वो परिणाम कहीं ना कहीं हमको जनता के सामने दिख नहीं रहा है, इसलिए इनको भी कमर कसना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तो आपने बिल्कुल बहुत बंद शब्दों में एक बात कह दिया कि बसपा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। तो क्या लगता है कि पिछले 4.5 साल से जो वो भाजपा का पक्ष लेती नजर आ रही है वो एट 11th आवर पर उनसे अपने आप राहें जुदा कर सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा और उनकी जो नेतृत्व है, दोनों में बहुत सवाल उठने लगा है। संगठन कहीं ना कहीं तो थी वो मजबूत हम हो रही है, क्योंकि हमको जो एक राजनीतिक रूप में जो हम देखते हैं ऑब्जर्वर रूप में बहुत सारे दलित जातों की उनकी जो वोट बैंक थे कहते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ जा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और उसमें कहीं ना कहीं एक जो है ये काफी चिंता वाली बात। ठीक है साहब। सुधांशु बात्रे जी, समय समाप्त हो रहा है, आपका फाइनल कमेंट, आप क्या तस्वीर देख रहे हैं 2022 की? आप देखिए, 2022 में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी और जिस सेवा की राजनीति का उसने देश से लेकर प्रदेश तक जिस सेवा की राजनीति के पथ पर चल रही है, हमें पूरा भरोसा है कि जनता उस सेवा की राजनीति पर भरोसा जताएगी और कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में दिखेगी और पहले से बेहतर करेगी। सुधांशु जी, समय चूंकि कम है फिर भी एक सवाल पूछ लेते हैं चलते चलते। केंद्र में G23 आपको परेशान कर रहा है, उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है आपका, अकेले प्रियंका जी के दम पर आप कितना कर पाएंगे? नहीं, हमने इधर लगातार संगठन मजबूत किया है। प्रियंका जी के निर्देश पर हमने ग्राम स्तर तक अपने संगठन को मजबूती दी, हमने विस्तार दिया है और उसी के चलते ही हमको ये भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी पहले से बेहतर करेगी उत्तर प्रदेश में और भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर करने में सफल होगी। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से 2022 के चुनाव जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो एक पराकाष्ठा वहां देखने को मिली है, उसी प्रकार ये विपक्षी दल भी अंदर खाने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी निर्विवाद रूप से इन विपक्षी दलों के निशाने पर हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण ये विलुप्त प्रजाति के श्रेणी में आकर के इस देश में खड़े हो गए हैं और कहीं नजर नहीं आते हैं, दिखते नहीं। विशेष रूप से देश में जब आपदा आती है तो ये ट्विटर पे बैठ करके और टेलीविजन चैनलों पर बैठ करके राजनीति करना उचित समझते हैं, समाज में भड़काना उचित समझते हैं, भ्रम और दुष्प्रचार करना उचित समझते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर के काम करना उचित नहीं समझते। वहीं हमारा संगठन 24 घंटे 365 दिन सड़क पर रहता है, जनता के बीच में रहता है, गांव में रहता है, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से रहता है और हम जनता की सेवा इस संगठन को मंत्र मान करके करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमारी पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं उन्हीं आधार पर हम 2022 के चुनाव में भी जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का सर्टिफिकेट एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सेमीफाइनल समाप्त हो चुका है, उसके परिणाम सामने आ चुके हैं और हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिला है। समाजवादी पार्टी भी काफी उत्साहित है इसको लेकर के। अब 2022 का जो फाइनल है वो उसका ऊँट किस तरह बैठेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी।